कोलोराडो के पहाड़, जहां हवा इतनी पतली होती है कि सांसें भी सोच समझकर लेनी पड़ती है। जहां हर कदम के नीचे बर्फ की परत, जमीन नहीं, मौत का फंदा बन सकती है। यहां हर चोटी, हर घाटी अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। कुछ कहानियां हम तक पहुंचती है और कुछ बर्फ की मोटी परत के नीचे दफन हो जाती है, सालों, दशकों, कभी कभी हमेशा के लिए। पर कभी कभी प्रकृति खुद अपना राज खोल देती है, जैसे 17 मई 2023 को हुआ। सुबह के करीब 9 बजे थे। कोलोराडो के सान जुआन पर्वतों में एक छोटा सा पर्वतारोहियों का दल ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहा था। उनके सामने एक चौड़ा ग्लेशियर फैला था, मोटी बर्फ की परत जिस पर सूरज की किरणें जैसे हजारों हीरे बिखेर रही थीं। टीम के लीडर एडम लॉसन अपनी आइस एक्स को बर्फ में गाड़ते हुए रास्ता बना रहे थे। उनके पीछे 5 और पर्वतारोही थे। सब अनुभवी थे, शांत और संयमित। एडम ने एक जगह बर्फ काटनी शुरू की, क्योंकि उन्हें वहां से नीचे की बर्फ की स्थिरता जांचनी थी। पर कुछ ही सेकंड बाद उनका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। क्लिंग। आवाज अलग थी, जैसे लोहे पर फावड़ा पड़ा हो। वो झुके, फिर से मारा। बर्फ धीरे धीरे हटने लगी और नीचे कुछ काला सा दिखा। पहले उन्हें लगा शायद कोई पत्थर है, लेकिन जैसे ही और बर्फ हटाई, काले रंग का वह हिस्सा कपड़ा निकला और उसके नीचे कुछ जो किसी इंसान का हाथ लग रहा था। एडम के होंठ सूख गए। उसने बाकी टीम को इशारा किया, रुको, यहां कुछ है। बाकी लोग तुरंत झुक गए, फावड़े और दस्ताने से बर्फ हटाने लगे। धीरे धीरे बर्फ की परत के नीचे से एक हड्डियों से बना हाथ, फिर कंधा, फिर आधा धड़ नजर आने लगा। कुछ ही देर में सबके चारों ओर सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब वहां एक पूरा मानव कंकाल सामने था। शरीर अभी भी उसी मुद्रा में था, जैसे वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। हाथ थोड़ा ऊपर उठे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ और पैरों की हड्डियां बुरी तरह टूटी हुईं। शरीर पर कपड़ों के अवशेष अब भी लगे थे। एक ट्रैकिंग जैकेट का हिस्सा, कंधे पर धातु की एक टूटी जिप और पास में पड़ी एक पुरानी धातु की बोतल, थर्मस। थोड़ी दूरी पर आधा दबा हुआ एक कैमरा मिला। उसका लेंस टूटा हुआ था, पर बॉडी जमी हुई बर्फ में सुरक्षित थी। टीम के एक सदस्य ने धीरे से कहा, यह कोई पुराना केस लगता है। एडम ने अपने रेडियो पर संपर्क किया, यहां एक इंसानी शरीर मिला है। लगता है पुराना है, शायद कई साल पुराना। रेडियो पर जवाब आया, स्थान को सील करें, टीम भेजी जा रही है। दोपहर तक पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच गई। पूरा क्षेत्र घेर लिया गया। बर्फ को धीरे धीरे काटा गया, ताकि कोई सबूत खराब न हो। शाम तक जब शरीर को पूरी तरह निकाला गया, तो पास में कुछ और चीजें मिलीं। एक छोटा टेंट, अब फटा हुआ और बर्फ में जम चुका। एक बैकपैक, कुछ खाने के सूखे टुकड़े और एक बर्फ की कुल्हाड़ी। सबसे दिलचस्प चीज थी वही पुराना कैमरा। फॉरेंसिक अधिकारी ने उसे हाथ में लेते हुए कहा, यह एक एनालॉग कैमरा है। अगर अंदर फिल्म अब भी है, तो शायद इसमें बहुत कुछ छिपा हो। रात तक शरीर को हेलीकॉप्टर से नीचे लाया गया। फॉरेंसिक लैब में शुरुआती जांच शुरू हुई। हड्डियां अच्छी हालत में थीं, जैसे किसी ठंडे फ्रीजर में रखी गई हों। कपड़ों के कुछ टुकड़ों से ब्रांड और मॉडल पहचानकर साल का अनुमान लगाया गया। कपड़े करीब 7-8 साल पुराने लग रहे थे। कपड़ों की जेब से एक छोटी चेन और एक टूटा हुआ जिपर टैग मिला, जिस पर लिखा था MAR केस। फॉरेंसिक अधिकारी चौंका। मार्क्स, यह नाम तो जाना पहचाना लगता है। अगली सुबह जैसे ही पुलिस रिकॉर्ड में उस नाम को खोजा गया, तो नतीजा साफ था।
यह स्टीवन मार्क्स था, एक 29 वर्षीय पर्वतारोही जो अक्टूबर 2017 से लापता था। मामला वही था जिसे 6 साल पहले क्लोज्ड अनसॉल्व्ड मिसिंग घोषित कर दिया गया था। कपड़ों की जेब से एक छोटी चेन और एक टूटा हुआ जिपर टैग मिला, जिस पर लिखा था MAR केस। फॉरेंसिक अधिकारी चौंका। मार्क्स, यह नाम तो जाना पहचाना लगता है। अगली सुबह जैसे ही पुलिस रिकॉर्ड में उस नाम को खोजा गया, तो नतीजा साफ था। यह स्टीवन मार्क्स था, एक 29 वर्षीय पर्वतारोही जो अक्टूबर 2017 से लापता था। मामला वही था जिसे 6 साल पहले क्लोज्ड अनसॉल्व्ड मिसिंग घोषित कर दिया गया था। स्टीवन मार्क्स, एक ऐसा नाम जो कभी स्थानीय अखबारों की सुर्खियों में था। युवा पर्वतारोही लापता, विल्सन पीक पर रहस्यमय गुमशुदगी। उसकी तस्वीरें अब भी इंटरनेट पर थीं। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखों में सपने और पहाड़ों के प्रति पागलपन। वो हमेशा कहता था, पहाड़ मुझे बुलाते हैं, वहां शांति है, वहां मैं खुद को पाता हूं। लेकिन 6 साल पहले वो उसी शांति के बीच गुम हो गया था। उस वक्त बड़ी खोजबीन हुई थी। पुलिस, स्थानीय रेस्क्यू टीमें, यहां तक कि कुछ स्वयंसेवी पर्वतारोही भी जुटे थे। हेलीकॉप्टर से इलाके की तस्वीरें ली गईं, ड्रोन उड़ाए गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न कोई हिमस्खलन के निशान, न कोई टेंट, न कपड़ों का टुकड़ा। जैसे पहाड़ ने स्टीवन को निगल लिया हो। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया, फाइल बंद हो गई और स्टीवन का नाम बस एक मिसिंग पर्सन रिकॉर्ड बनकर रह गया। पर अब 6 साल बाद वो वापस आ गया था, बर्फ की मोटी परत के नीचे से। मगर सवाल यह था, कैसे? क्या वो सच में किसी दुर्घटना का शिकार हुआ था, या इस बर्फ के नीचे छिपा था कोई ऐसा सच जो अब तक किसी को पता नहीं चला? जांच शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम ने हर वस्तु को माइक्रोस्कोपिक स्तर पर जांचा। बर्फ के नीचे से मिले टेंट के टुकड़ों पर कोई फटा हुआ हिस्सा नहीं था जो हिमस्खलन दर्शाए। थर्मस खाली था। बैग में कुछ सूखे भोजन के टुकड़े मिले, जो इस बात का संकेत थे कि स्टीवन कई दिनों तक वहां रहा होगा। और फिर फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने एक छोटी लेकिन बेहद अहम चीज पर ध्यान दिया, कैमरा। कैमरे के अंदर फिल्म अब भी सलामत थी। उसे डेवलप किया गया। जो तस्वीरें निकलीं, उन्होंने सबको सन्न कर दिया। पहली तस्वीरों में स्टीवन मुस्कुरा रहा था। वो अपने टेंट के सामने खड़ा था। पहाड़ की चोटियां पीछे झलक रही थीं। आकाश नीला था और सूरज की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी। सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें आगे बढ़ी, माहौल बदल गया। अंतिम कुछ तस्वीरों में स्टीवन का टेंट एक तेज ढलान वाली बर्फीली चट्टान के किनारे पर था। तस्वीरें शाम की थीं। आसमान गहराने लगा था। और सबसे अजीब बात, आखिरी तस्वीर में कैमरा कुछ दूर से रखा गया था, जैसे किसी और ने क्लिक किया हो। कोई व्यक्ति तंबू के पास नहीं दिखा, पर फोटो का एंगल ऐसा था जैसे किसी ने कैमरा पकड़कर पूरी साइड को कैप्चर किया हो। अब सवाल उठ गया, अगर स्टीवन अकेला था, तो उसने यह फोटो कैसे ली? क्या उसने कैमरे का टाइमर सेट किया? अगर हाँ, तो उसे वापस जाकर कैमरा लेना पड़ा होगा। पर उस फोटो में कैमरा की स्थिति बेहद जोखिम भरी थी। खाई के एकदम किनारे पर। रात के बढ़ते अंधेरे में कोई भी समझदार पर्वतारोही ऐसा जोखिम नहीं लेता। क्या कोई और वहां था? क्या स्टीवन के साथ कोई और ट्रेकर था, या कोई अजनबी जिससे वह रास्ते में मिला? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। पर पहाड़, वो कभी बिना कहे भी कुछ संकेत दे जाते हैं। बस समझने वाला चाहिए। और यहीं से शुरू होती है डिटेक्टिव माइकलसन की कहानी। वो आदमी जिसने इस केस को बंद नहीं मान लिया, जिसे बर्फ में दबे उस चेहरे में सिर्फ एक शव नहीं,
बल्कि एक अनकहा सच दिखाई दिया। उसे महसूस हुआ यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ जो अब भी बर्फ के नीचे जिंदा था। कोलोराडो के पहाड़ सुंदर हैं, लेकिन वो निर्दयी भी हैं। यहां हर गलती की सजा मिलती है, कभी उसी वक्त, कभी 6 साल बाद। जब स्टीवन मार्क्स की पहचान हुई तो कोलोराडो के सान मिगुएल काउंटी पुलिस विभाग में सन्नाटा छा गया। 6 साल पहले बंद किया गया केस अब फिर से मेज पर था, लेकिन इस बार उस पर बर्फ नहीं, एक अजीब सी बेचैनी जमी थी। डिटेक्टिव माइकलसन अपनी मेज पर बैठा था। सामने वही पुरानी फाइल, केस 17 से 106, मिसिंग स्टीवन मार्क्स। उसके ऊपर अब एक नया स्टैम्प था। उसने फाइल खोली। फोटो, रिपोर्ट, मैप सब वहीं थे। बस एक चीज नई थी, वह तस्वीर जिसमें स्टीवन का टेंट खाई के किनारे झूलता दिखाई दे रहा था। माइकलसन तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। बर्फ की चमक में उसका चेहरा भी गंभीर लग रहा था। उसने बुदबुदाया, अगर वो अकेला था तो ये तस्वीर किसने ली? अगले दिन सुबह माइकलसन और उसकी टीम ने उस जगह का दौरा किया जहां शरीर मिला था। वह जगह चारों ओर से बर्फ से घिरी एक गहरी घाटी थी। ऊपर आसमान इतना नीला था कि आंखें चौंधिया जाए। नीचे जहां शरीर मिला था वहां अब भी एक छोटा गड्ढा था। बर्फ के पिघलने और खुदाई के निशान अब भी दिख रहे थे। माइकलसन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यहां नीचे तक गिरना कोई छोटा हादसा नहीं था। उसने कहा, यहां टेंट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके साथ खड़ी लैब टेक्नीशियन लिसा ने धीरे से कहा, सर, यह जगह बहुत अस्थिर लगती है। यहां हर कदम के नीचे दरार है। माइकलसन ने सिर हिलाया। स्टीवन जैसा पर्वतारोही ऐसा नहीं करेगा। उसने रेडियो पर कहा, सारा सैंपल कलेक्शन पूरा करो। मुझे इस इलाके का 3D टोपोग्राफिक मॉडल चाहिए। दोपहर को माइकलसन ने स्टीवन की बहन सारा मार्क्स से मुलाकात की। वो डेनवर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें नम हो गईं। सारा, क्या अब वो मिल गया? माइकलसन, हाँ, लेकिन हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। सारा ने सिर झुका लिया। 6 साल, मैं रोज सोचती थी वो कहीं जिंदा होगा, कभी लौटेगा, कहेगा मैं रास्ता भटक गया था। लेकिन अब बस चुप्पी है। माइकलसन ने पूछा, आपके भाई के पास क्या क्या था जब वो गया था? सारा ने याद करते हुए कहा, वो हमेशा सावधानी बरतता था, हर चीज का बैकअप रखता था। उसने यात्रा से कुछ दिन पहले एक सैटेलाइट फोन खरीदा था, बहुत महंगा। वो कहता था, अब मैं कभी गायब नहीं हो सकता। माइकलसन ने अपनी डायरी में नोट किया, सैटेलाइट फोन मिसिंग। क्या उसके पास कोई साथी था? सारा ने कहा, नहीं, वो अकेले ट्रेक करता था। वो कहता था, पहाड़ के साथ अकेले रहना सच्चा अनुभव है। पर वो बहुत अनुशासित था, कभी टेंट अस्थिर जगह नहीं लगाता था। सारा के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता भी थी। वो आत्महत्या करने वाला नहीं था, डिटेक्टिव। उसके साथ कुछ हुआ है। माइकलसन ने शांत स्वर में कहा, हम पता लगाएंगे। 3 दिन बाद एवलिन रीड की रिपोर्ट आई। उसके शब्द सटीक और ठंडे थे, जैसे सर्जिकल ब्लेड। खोपड़ी के बाईं टेम्पोरल हिस्से में एक गोलाकार फ्रैक्चर पाया गया, लगभग 2 सेंटीमीटर व्यास का। यह चोट जीवित अवस्था में लगी, किसी कुंद वस्तु, मेटल और रॉक से। माइकलसन ने रिपोर्ट को फिर से पढ़ा। वह रुक गया, यानी कोई प्रहार हुआ था। रीड ने फोन पर कहा, गिरने से बनी चोटें अलग होती हैं, माइकलसन। यह साफ तौर पर वार का असर है। अब केस ने करवट ली। यह हादसा नहीं, हत्या थी। माइकलसन ने अपनी टीम के साथ 2017 के सभी रिकॉर्ड खंगाले। नेशनल पार्क सर्विस से परमिट लिस्ट मंगवाई गई। उसी हफ्ते विल्सन पीक पर कुल 12 लोगों ने ट्रेक किया था। उनमें से 11 लोगों का रिकॉर्ड साफ था। सिर्फ एक व्यक्ति था जिसका नाम अधूरा लिखा था, जे। कोई उपनाम नहीं, कोई पता नहीं, सिर्फ जे। उसने कहा, यह वही जे है जो स्टीवन की ट्रेल बुक में लिखा था। पार्क की एक पुरानी ट्रेल रजिस्टर बुक मिली। पन्ने बर्फ और समय से सख्त हो चुके थे।
लेकिन कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। अक्टूबर 12 स्टीवन मार्क्स, अक्टूबर 12 जे। बस यही 2 नाम, और नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं। माइकलसन ने गहरी सांस ली। स्टीवन उसी दिन गायब हुआ था। इसका मतलब वो उस जे से मिला था। फॉरेंसिक ने स्टीवन के कैमरे की फिल्म स्कैन की। अंतिम 5 तस्वीरें स्टीवन के टेंट के आसपास की थीं। चौथी तस्वीर में टेंट के पास 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, और 5वीं वह थी जिसमें टेंट दूर से दिख रहा था। तस्वीर का एंगल ऐसा था मानो कोई तीसरा व्यक्ति वहां खड़ा हो। माइकलसन ने जूम किया। पैरों के निशान खाई के किनारे तक जा रहे थे और वहीं खत्म हो रहे थे। कहीं वापस आने के निशान नहीं थे। 2 लोग गए थे, पर लौटकर कोई नहीं आया। उसने धीरे से कहा। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो हेडलाइंस चल पड़ी। 6 साल बाद मिला पर्वतारोही, हत्या का शक। जनता में हलचल थी। कई पुराने ट्रेकर्स ने पुलिस को कॉल किया। कुछ ने कहा, हमने उस समय एक अजनबी को देखा था। किसी ने बताया, एक अकेला व्यक्ति था जो कह रहा था कि वो जे है और किसी का इंतजार कर रहा है। पर सब बयान अधूरे, कोई ठोस सबूत नहीं। माइकलसन पर दबाव बढ़ा। शेरिफ ने कहा, यह मामला भावनाओं से नहीं, सबूतों से सुलझेगा। 6 साल बीत गए, अब कुछ मिलेगा नहीं। माइकलसन ने शांत स्वर में कहा, पहाड़ वक्त नहीं मिटाते, सर। वो सब कुछ संभाल कर रखते हैं। जुलाई की शुरुआत में माइकलसन खुद फिर से उस जगह गया। सिर्फ 2 साथियों के साथ। रात को टेंट लगाया, ठंडी हवा में बर्फ के बीच बैठा। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज और दूर कहीं टपकती बर्फ। वो अपने रिकॉर्डर में बोलता गया, इस जगह में कुछ है जो शांत नहीं हुआ। उसे याद आया, स्टीवन की तस्वीरों में टेंट के पीछे एक पत्थर की दीवार थी। वो उसी दिशा में गया। टॉर्च की रोशनी से देखा, दीवार पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने पत्थर से रगड़ बनाए हों। उसने मिट्टी हटाई। वहां धातु की चमक थी। एक छोटा गोल टुकड़ा, पुराने फोन का बैक कवर। सैटेलाइट फोन। वह फुसफुसाया। यानी फोन वहां टूटा पड़ा था, लेकिन किसी ने उसे बाद में उठा लिया होगा। अब साफ था, कोई और यहां था। माइकलसन ने डेनवर, न्यू मेक्सिको और एरिज़ोना के सभी पर्वत क्लब से रिकॉर्ड मंगवाए। उस अवधि में जिन लोगों का नाम जे अक्षर से शुरू होता था, उन्हें सूचीबद्ध किया गया। सूची लंबी थी। जैक, जेसन, जोएल, जोसेफ, जोना, जेड, जॉन। कुल 47 नाम। पर एक नाम पर उसकी नजर टिक गई, जेक हॉलैंड। एक स्वतंत्र ट्रेकर जो अक्टूबर 2017 में विल्सन पीक क्षेत्र में ट्रेकिंग परमिट लेने गया था। उसने साइन किया था, जे हॉलैंड। मगर फाइल में लिखा था, रिटर्न टू बेस, नो कॉन्टैक्ट आफ्टर डे 2। मतलब उसने ट्रिप पूरी नहीं की थी। माइकलसन ने उसका रिकॉर्ड निकाला। पता चला कि कुछ महीनों बाद वो कनाडा चला गया था। अब कोई स्थायी पता नहीं। अब पहेली बनने लगी थी। स्टीवन मार्क्स और जेक हॉलैंड एक ही दिन, एक ही ट्रेल पर गए। दोनों के साइन ट्रेल बुक में एक साथ। और दोनों में से सिर्फ एक लौटकर नीचे आया था। पर क्या वही स्टीवन का हत्यारा था? या बस एक संयोग? माइकलसन ने जेक की पुरानी फोटो निकाली। फोटो में वो लंबा, मजबूत और तेज नजर वाला आदमी था। उसी उम्र का, जैसा स्टीवन। उसने सोचा, अगर ये दोनों मिले हों, तो झगड़ा किसी चीज पर हुआ होगा। शायद रास्ते पर, शायद किसी सामान को लेकर, या वह रुका, शायद सैटेलाइट फोन। फोन कंपनी से मिली डिटेल रिपोर्ट कहती थी, स्टीवन का फोन 12 अक्टूबर दोपहर 3:47 पर एक्टिव हुआ और उसके बाद सिग्नल गायब हो गया। आखिरी लोकेशन वही थी, विल्सन पीक साउथ रिज। माइकलसन ने रिपोर्ट दीवार पर चिपकाई, तारीख और समय के साथ सब चीजें जोड़ी। 12 अक्टूबर, दोनों के नाम ट्रेल बुक में। 12 अक्टूबर, शाम, कैमरे की आखिरी तस्वीरें। 12 अक्टूबर, रात, फोन एक्टिव, फिर बंद। 13 अक्टूबर, स्टीवन गायब। अब सारे टुकड़े जुड़ रहे थे। किसी ने स्टीवन पर वार किया, फोन लिया, और फिर शरीर और टेंट को खाई से धक्का दिया। बर्फ और ठंड ने सब ढक दिया। 6 साल बाद सब बाहर आया। रात के वक्त
माइकलसन अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसने स्टीवन की तस्वीर उठाई। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसकी आंखों में जिद थी, पहाड़ को जीतने की, उससे डरने की नहीं। माइकलसन ने खुद से कहा, तू बहुत भरोसा करता था पहाड़ पर, स्टीवन। लेकिन तू नहीं जानता था कि पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं, वो रहस्यमयी भी हैं। सितंबर 2023। पुलिस ने जेक हॉलैंड के पुराने संपर्क खोजे। पता चला कि वह अब भी जिंदा है, कहीं यूकोन, कनाडा में काम करता है। पर अब तक उससे संपर्क नहीं हुआ। माइकलसन ने अपने रिपोर्ट में लिखा, स्टीवन मार्क्स की मौत एक दुर्घटना नहीं, एक योजनाबद्ध अपराध थी। संदिग्ध, जेक हॉलैंड, जे। सबूत, खोपड़ी की चोट, गायब फोन, डबल फुटप्रिंट्स, कैमरे की तस्वीरें। लेकिन अदालत तक केस नहीं जा सका। कानूनी रूप से साक्ष्य अधूरे थे। बर्फ ने बहुत कुछ निगल लिया था। माइकलसन को केस बंद करना पड़ा। पर उसके दिल में एक बात रह गई, स्टीवन अकेला नहीं मरा। वो जानता था कि पहाड़ बोलते नहीं, लेकिन वो गवाह जरूर होते हैं। स्टीवन मार्क्स की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर पहाड़, हर चोटी अपने अंदर एक आवाज रखती है, जिसे सुनने के लिए कभी कभी हमें भी बर्फ में उतरना पड़ता है। कोलोराडो के पहाड़। दिन ढल रहा है। सूरज की आखिरी किरणें सफेद बर्फ पर सुनहरी रेखाएं खींच रही हैं। डिटेक्टिव माइकलसन एक चट्टान पर बैठा है, जहां से नीचे घाटी दिखती है, वही घाटी जहां स्टीवन का शरीर मिला था। उसके हाथ में एक फाइल है, पतली लेकिन भारी, क्योंकि उसमें एक इंसान की जिंदगी दबी है। वो धीरे धीरे फाइल बंद करता है। हवा उसके बालों को उड़ाती है। उसकी आंखों में थकान है, पर उनमें एक अजीब सुकून भी है। 6 साल। वो बुदबुदाता है। 6 साल बर्फ ने उसे छिपाए रखा। और अब जब वो वापस आया, तो उसने सिर्फ अपनी हड्डियां नहीं, बल्कि एक सच्चाई भी लौटा दी। पास में रखा एक पुराना थर्मस वो उठाता है, वही थर्मस जो स्टीवन के साथ मिला था। वो ढक्कन खोलता है, अंदर अब भी बर्फ जमी है। वो उसे देखता है और धीरे से मुस्कुराता है। कभी कभी बर्फ सब कुछ जमा देती है, सिर्फ इंसान का ताप नहीं। कुछ दिनों बाद, जब केस का औपचारिक बंद होना तय हुआ, तो स्टीवन की बहन सारा पुलिस स्टेशन आई। उसके हाथ में एक पुराना डिब्बा था। यह उसके कमरे से मिला। वो बोली, उसने शायद ट्रिप से पहले लिखा था। डिब्बे में एक मुड़ा हुआ कागज था, स्टीवन की लिखावट में। उस पर लिखा था, अगर मैं कभी लौटकर न आऊं, तो यह समझना कि मैं वहीं हूं जहां मैं सबसे ज्यादा खुश था, पहाड़ों में। क्योंकि यहां डर नहीं है, बस सन्नाटा है, और उस सन्नाटे में शायद भगवान की आवाज छुपी है। सारा की आंखों से आंसू टपके। माइकलसन ने धीरे से कहा, वो अब भी वहीं है, बस अब उसकी कहानी भी वहां रह गई है। शेरिफ के ऑफिस में केस का अंतिम सत्र हुआ। फाइल पर लाल मुहर लगी, क्लोज्ड, कॉज, होमिसाइड अनडिटरमिन्ड। कोई अभियुक्त नहीं, कोई मुकदमा नहीं, बस एक अधूरी कहानी, जिसका अंत सर्द हवाओं ने लिखा। जब फाइल बंद की गई, तो माइकलसन ने रिपोर्ट के नीचे एक लाइन लिखी, कभी कभी सबूत खत्म हो जाते हैं, पर सच्चाई नहीं। उस रात माइकलसन अपने घर की छोटी मेज पर बैठा था। बाहर बर्फ गिर रही थी। वो अपनी पुरानी डायरी खोलता है। पन्ने पीले पड़ चुके हैं। वो लिखता है, मैंने कई केस देखे हैं, चोरी, झगड़े, हत्याएं। लेकिन इस बार पहाड़ ने मुझे कुछ सिखाया। इंसान मर सकता है, पर उसके कदमों के निशान नहीं। वे बर्फ में दब जाते हैं, लेकिन मिटते नहीं। वो कलम रोकता है। फिर लिखता है, स्टीवन मार्क्स, तुम पहाड़ों के बेटे थे। शायद पहाड़ों ने तुम्हें वापस बुला लिया, लेकिन मैं वादा करता हूं, तुम्हारी कहानी मैं बर्फ के नीचे नहीं दबने दूंगा। अगले महीने सारा अपने भाई की अस्थियां लेकर विल्सन पीक पहुंची। हवा में ठंड थी, पर सूरज चमक रहा था। वो उसी चट्टान के पास गई जहां उसका भाई मिला था। वहां खड़ी होकर बोली, स्टीव, अब तू लौट आया है, अब आराम कर। उसने अस्थियां हवा में उछालीं। बर्फ और राख आपस में घुल गए, और पहाड़ ने फिर एक बार अपने बेटे को अपनी गोद में ले लिया। कहते हैं, पहाड़ गलती नहीं करते, वो बस सिखाते हैं, कभी धीरे, कभी बेरहमी से।
स्टीवन मार्क्स ने भी वही सीखा था कि प्रकृति सुंदर है, पर वो किसी की नहीं सुनती। उसकी मौत एक रहस्य बनी रही, पर उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए सबक बन गई जो सोचता है कि वो प्रकृति को मात दे सकता है। सर्दियों की एक शाम, माइकलसन फिर से उसी रास्ते पर है जहां कहानी शुरू हुई थी। उसके कंधे पर कैमरा है और हाथ में एक पुराना कंपास। वो बर्फ पर धीरे धीरे चलता है, रुकता है, चारों ओर देखता है। चारों ओर सन्नाटा, बस हवा की आवाज। वो नीचे झुकता है, बर्फ में हाथ डालता है, थोड़ी बर्फ उठाकर हवा में छोड़ देता है। स्टीवन, वो फुसफुसाता है, तू हारने नहीं गया था, तू तो सिखाने गया था कि पहाड़ जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी जेब से स्टीवन की एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर में वही मुस्कान जो 6 साल पहले आखिरी बार कैमरे में कैद हुई थी। वो तस्वीर बर्फ पर रख देता है। हवा चलती है, तस्वीर धीरे धीरे उड़ती हुई दूर जाती है, जैसे किसी को अलविदा कह रही हो। स्टीवन मार्क्स, एक नाम, एक चेहरा, एक सपना, जिसे पहाड़ों ने लिया और फिर लौट आया, एक कहानी बनकर। डिटेक्टिव माइकलसन, वो जिसने सच्चाई ढूंढी पर जवाब नहीं मिला, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब पहाड़ों की बर्फ में छिपे रहते हैं, हमेशा के लिए। कहते हैं प्रकृति माफ नहीं करती, पर वो याद रखती है। हर गिरी हुई बर्फ की परत में, हर टूटी चट्टान में, हर हवा के झोंके में किसी न किसी की सांसें बाकी होती हैं। स्टीवन की कहानी अब खत्म है, पर उसके कदमों की गूंज अब भी उन पहाड़ियों में सुनाई देती है। हर बार जब बर्फ गिरती है, हर बार जब हवा गूंजती है, वो जैसे कहती है, मैं यहां हूं, मैं अब भी यहीं हूं। अगर आप कभी पहाड़ों में जाए तो स्टीवन मार्क्स को याद रखना, क्योंकि वो हमें सिखा गया है कि पहाड़ों को जीतने नहीं, महसूस करने जाया जाता है। और अगर आप बर्फ में कभी किसी अजीब आवाज को सुने, तो शायद वो कोई हवा नहीं, किसी अधूरी कहानी की गूंज हो सकती है। यह था स्टीवन मार्क्स केस, एक हादसे से ज्यादा, एक रहस्य जो आज भी अधूरा है। क्या जे कभी पकड़ा जाएगा, या यह केस सदा के लिए ठंडे फाइलों में बंद रहेगा? नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से स्टीवन के साथ क्या हुआ था। और अगर तुम भी ऐसी अनसुलझी कहानियों के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला केस शायद तुम्हारे शहर से जुड़ा हो।